हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने इंडियन इकोनॉमी के जितने भी चैप्टर्स थे उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। बेटा, इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है बेटा, उन टॉपिक्स से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम जानते हैं इस चैप्टर में कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, कहाँ यूज़फुल है। तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रहेंगे और पेपर में भी आपकी हेल्प हो जाएगी उन क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ ट्रू अबाउट केन्स। देखो बेटा, जो केन्स था वो कौन था, हमारा इकोनॉमिस्ट था। उसके बारे में बोल रहा है कि कौन सी बात इसमें से सही है केन्स के बारे में। फर्स्ट है, ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। ट्रू। ही इज़ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ट्रू। ही हैज़ रिटन द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इट्स ऑल्सो ट्रू। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑल ऑफ दीज। देखिए बेटा, जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैंने कोशिश की है कि मैं 2 से 3 क्वेश्चन कवर कर पाऊँ। जैसे हो सकता है आपसे पूछा जाए कि कौन सी बुक है जो केन्स ने लिखी है, तो आपको याद रहेगा द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उसके बाद हो सकता है आपसे पूछा जाए हु अमंग द फॉलोइंग इज द मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो आपको पता चलेगा कि केन्स जो है वो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है। हो सकता है क्वेश्चन ये भी आ जाए कि फादर कौन है इकोनॉमिक्स का, नहीं, फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो वो भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, केन्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से हम एलिमेंट्स इंक्लूड करते हैं। थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, यस, हम नेशनल इनकम को इंक्लूड करते हैं क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, हम स्टडी करते हैं होल इकोनॉमी की, और नेशनल इनकम होल इकोनॉमी पे निकलता है। स्टडी ऑफ कंजप्शन फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं, और लास्ट है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन फीचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन फीचर बताना है। फर्स्ट फीचर है हमारा, स्टडी ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडिविजुअल। बेटा, जब बात इंडिविजुअल की आ जाती है तो वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, मैक्रो नहीं। स्टडी ऑफ द पार्शियल इक्विलिब्रियम, ये भी हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। स्टडी ऑफ शॉर्ट पीरियड इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडिविजुअल, जहाँ इंडिविजुअल आ गया वो माइक्रो हो गई, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन में मैंने कोशिश किया है कि माइक्रो को भी कवर किया जाए और मैक्रो को भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर, यस। डिफरेंस रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल्स, यस। डिफरेंस रिगार्डिंग अजम्पशंस, यस। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो इन पॉइंट्स के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस करते हैं। इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। मैंने मेन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है जो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए पेपर से पहले। तो वो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट, व्हाट आर मेन आइडियाज़ ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट था वो क्या सोचता था उसके बारे में बताना है, ठीक है। जैसे कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बारे में सोचता था और सोचता था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को, ये सब। देन है, एग्रीगेशन इज प्रेजेंट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स ओनली। कमेंट, बताना है कि जो एग्रीगेट होता है वो सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही होता है या माइक्रो में भी होता है, इस बारे में आपको कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम डिफरेंट ब्रांचेस थ्योरी स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चाहे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डिफरेंट ब्रांचेस कौन से मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो भी सेम आंसर रहेगा। थ्योरीज पूछी जाए तो भी, और स्कोप पूछा जाए तो भी। तो इसमें आपको क्या लिखनी है, डिफरेंट थ्योरीज लिखनी है जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। फिर एक और क्वेश्चन है हमारा, वाइल सेविंग इज अ वर्च्यू फ्रॉम द माइक्रो व्यू पॉइंट एंड इट इज नॉट सो फ्रॉम द मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू, वाई इट इज़ सो। तो बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको इसको समझना चाहिए कि देखो, जब हम माइक्रो लेवल पे सोचते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे सोचते हैं, तो हम सोचते हैं कि सेविंग करनी चाहिए क्योंकि फ्यूचर में काम आती है, ठीक है। बट जब हम होल इकोनॉमी में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि सेविंग ना करे पर्सन, क्योंकि अगर मान के चल रहे हैं कोई पर्सन सेविंग करेगा तो इन्वेस्टमेंट कम करेगा,
इन्वेस्टमेंट कम करेगा तो मार्केट में पैसा कम होगा, तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो लोग वर्कर्स जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी उन्हें, और अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तो क्या होगा, इससे लोगों के पास अर्निंग नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे सोचें तब तो सेविंग करना अच्छी बात होती है, बट जब हम मैक्रो लेवल पे सोचते हैं, होल इकोनॉमी के बारे में सोचते हैं, तो जो सेविंग होती है वो एक वर्च्यू नहीं रह जाती। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये बहुत जनरल क्वेश्चन है और आपको आना ही चाहिए, क्योंकि इसमें पूछा ही जाता है नॉर्मली कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन 4 लिमिटेशंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की आपको लिमिटेशंस भी बतानी है और इम्पॉर्टेंस भी बतानी है। फिर नेक्स्ट में कमेंट करना है आपको, ब्रीफली कमेंट ऑन डिफरेंट अप्रोचेस टूवर्ड्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग जो 2 अप्रोचेस हम यूज़ करते हैं उनके बारे में बताना है। ये आपकी बुक में अवेलेबल है। ठीक है, 2 अप्रोचेस है हमारी, किसके लिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। फिर एग्जाम्पल बताना है आपको, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखो बेटा, इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या हो गया कि आपको माइक्रो मैक्रो पे डिपेंड है, मैक्रो माइक्रो पे डिपेंड है, तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। जैसे देखो, जब हमारे पास इंडिविजुअल पर्सन की इनकम होगी तो हम होल इकोनॉमी की निकाल पाएंगे। तो इस तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड है, इंडिविजुअल से, और मैक्रो होल से। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे कौन डिपेंड हो गया, मैक्रो डिपेंड होगी। ऐसे ही जब हमारे पास एग्रीगेट दिए होते हैं होल इकोनॉमी के, उससे जब हम इंडिविजुअल पर्सन की निकालते हैं तो हम उसमें हम मैक्रो पे कौन डिपेंड हो जाता है, माइक्रो। फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपको एक नेशनल इनकम निकालनी है पूरी इकोनॉमी की, तो आप क्या करते हो, पहले इंडिविजुअल्स की इनकम देखते हो, फिर उसको आप एग्रीगेट करके नेशनल इनकम निकालते हो। तो अब आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की नीड पड़ सकती है इसमें कि कैसे आप माइक्रो से मैक्रो निकाल रहे हो। फिर अगर उसी में अगर हम चेंज करें कि हमें पर कैपिटा इनकम निकालें एक सिंगल पर्सन की, तो होल इकोनॉमी की दे रखी है और हम सिंगल पर्सन की निकाल रहे हैं। तो सिंगल पर्सन माइक्रो से रिलेटेड, होल इकोनॉमी मैक्रो से रिलेटेड, इसलिए ये दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। उसके बाद मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए हैं आपको, किसके, मैक्रो इकोनॉमिक्स के, कि कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। लिखा है इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड। अब देखिए आपने क्या किया है, आपका स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज। देखो वर्ड क्या है हमारा, ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड। तो देखो जब हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे निकालते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, स्टॉक। तो जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे निकालते हैं तो वो हमारा होता है स्टॉक, बट जब हम उसको ओवर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पे निकालते हैं, वर्ड आगे ओवर, तो वो हो जाता है हमारा फ्लो। जैसे कि हर महीने किसी की अर्निंग आ रही है, इनकम आ रही है, तो वो है फ्लो। बट आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे बोला जाए कि ऑन 15 मार्च आपके पास कितने मनी अवेलेबल थी, तो वो आपका हो जाएगा स्टॉक। तो आप मनी में बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम की, फ्लो में बात करते हैं आप फ्लो में बात करते हैं ओवर स्पेसिफाइड पीरियड की। ठीक है, उसमें आप ये बात सकते हैं कि एक हम पीरियड देखते हैं पूरा, जबकि स्टॉक में हम क्या देखते हैं, एक पॉइंट देखते हैं। फिर है फाइनल गुड्स आर यूज बाय। जो फाइनल गुड्स होती है कौन यूज करता है, कंज्यूमर यूज करता है, प्रोड्यूसर यूज करता है, गवर्नमेंट यूज करता है। तो इसमें आएगा ऑल ऑफ दीज। फाइनल गुड्स तो हर कोई यूज करता है। ठीक है, इसके बाद आपको एक एग्जाम्पल बताना है, कौन सी गुड है, सेलफोन, एलईडी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर। तो ये हमारी कौन सी है, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि लॉन्ग टाइम चलती हैं। ठीक है, उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। गिव एनी 2 डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो आपको बताना है कि फाइनल गुड्स कौन सी होती है और इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती है, और उनके बीच में क्या बताना है आपको डिफरेंस। देखिए बेटा, ये 4 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो जब आप 4 नंबर में अटैम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को, तो आप सबसे पहले बताएंगे कि फाइनल गुड्स कौन सी होती है, ठीक है, कैसे हेल्प करती है। फिर आप इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में बताएंगे कि वो कौन सी होती है और कैसे हेल्प करती है। ठीक है, और फिर आप उसका फाइनली क्या लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे। फिर एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन, नेम इट कॉजेज। तो आपको पता है वियर एंड टियर की वजह से हमारा डेप्रिसिएशन होता है, और इसके कारण भी बताने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
डिफ्रेंशिएट बिटवीन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स एंड सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। तो ड्यूरेबल आपको पता है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती है, और सेमी ड्यूरेबल किसके लिए होती है, जो ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए भी नहीं होती और शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए भी नहीं होती, जो मिडल में आपकी आती है, ठीक है। जैसे आपके क्लोथ्स हो गए, शूज़ हो गए, आपके 6 months to 1 year चल जाते हैं, ठीक है, तो ये आपकी सेमी ड्यूरेबल है। और ड्यूरेबल कौन सी होती है, जैसे आपका रेफ्रिजरेटर, सेलफोन, एलईडी, जो लॉन्ग टाइम चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सेम गुड में बी फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड एक्सप्लेन। यस, हो सकती है। देखिए अगर मान के चल रहे हैं हम कि कोई ऐसी गुड्स होती हैं जो एक प्रोड्यूसर के लिए तो वो इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है, बट किसी कंज्यूमर के लिए वो फाइनल गुड है, ठीक है। जैसे कि अगर आप वो देखें, बटर देखें, ठीक है, तो अगर हम उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं बटर को, तो वो हमारी होगी फाइनल गुड। बट अगर बटर से कुछ बना रहे हैं, जैसे केक बना रहे हैं, या फिर मान के चलें कि बटर का यूज़ किसी डिश को बनाने में किया जा रहा है, रेस्टोरेंट में किया जा रहा है, और मतलब फाइनली तो हम उसको डायरेक्ट तो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या हो जाती है, इंटरमीडिएट गुड। तो सेम गुड है, एक टाइम पे दो तरह यूज़ की जा सकती है, वो किसी के लिए फाइनल गुड हो सकती है और किसी के लिए इंटरमीडिएट गुड। फॉर एग्जाम्पल मिल्क अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो फाइनल गुड है, कंज्यूमर यूज़ कर रहा है तो। बट वही अगर आपका बोले कि स्वीट हाउस पे उसका यूज़ मिठाइयाँ बनाने के लिए हो रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट आर कंज्यूमर गुड्स, क्लासीफाई दिस। अब बताना है आपको कि कंज्यूमर गुड कौन कौन सी होती है और उनको क्लासीफाई करना है, ठीक है। बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है, बट आना चाहिए आपको, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देन है ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि जितनी भी कैपिटल गुड्स होती है वो हमारी प्रोड्यूसर गुड्स होती है, बट सारी की सारी प्रोड्यूसर गुड्स हमारी कैपिटल गुड्स नहीं होती। जैसे देखिए आप कि जितनी भी आपकी कैपिटल गुड्स हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूसर यूज़ करता है उनको, तो वो प्रोड्यूसर गुड्स हो गई। जैसे कि आपकी कैपिटल गुड्स में आपकी मशीनरी है, ठीक है, कोई आपका मान के चल रहे हैं हम कोई फिक्स एसेट है, वो आपकी क्या होगी, प्रोड्यूसर गुड्स होगी, क्योंकि प्रोड्यूसर उन्हें यूज़ करता है। बट जितनी भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं, अब जैसे मान के चल रहे हैं रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूसर यूज़ करता है, पर वो कैपिटल गुड्स नहीं होती, क्योंकि आप उन्हें मोर देन वन टाइम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि जो कैपिटल गुड्स होती हैं वो आपकी प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं, बट सारी की सारी प्रोड्यूसर गुड्स आपकी कैपिटल गुड्स नहीं हो सकती, क्योंकि रॉ मटेरियल अगर आपने एक बार यूज़ कर लिया तो आप उसको बार बार यूज़ नहीं कर सकते। देन क्वेश्चन है व्हाट आर कैपिटल गुड्स, राइट फीचर्स ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन सी होती है, उनके फीचर क्या हैं। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनल गुड, कि फाइनल गुड्स किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा। अब पूछा गया कि सर्कुलर फ्लो में हम पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस और फिर लॉन्ग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फॉर एवरी रियल फ्लो देयर इज अ मैचिंग मॉनेटरी फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये तो करेक्ट है कि अगर हम कोई रियल फ्लो करते हैं तो बदले में हमारे पास क्या आता है, मॉनेटरी फ्लो आता है। दिस स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किस में ये अप्लाई नहीं होती। देखिए बेटा बहुत घुमा के नहीं, डायरेक्ट मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में। देखिए जैसे कि मान के चल रहे हैं आप सर्विसेज देते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर को, तो बदले में वो आपको क्या देता है, फैक्टर पेमेंट्स देता है, ठीक है, तो मॉनेटरी आइटम्स हो गई, मॉनेटरी टर्म्स में हो गई। ऐसे ही जब आप जो प्रोड्यूसर है वो आपको क्या देता है, गुड्स देता है, फाइनल गुड्स देता है जो आप कंज्यूम करते हैं और बदले में आपको उनको पेमेंट देते हो, ठीक है। तो अब वो बोलता है कि जब भी आप कोई रियल फ्लो करते हो बदले में आपको मॉनेटरी फ्लो मिलता है, पर कब ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कब ऐसा नहीं होता, जब हम ट्रांसफ़र पेमेंट्स करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट। क्योंकि देखिए बेटा जब हम ट्रांसफ़र पेमेंट करते हैं तो जो गवर्नमेंट होती है वो तो हमें देती है, बट लेकिन हम बदले में गवर्नमेंट को कुछ नहीं देते। जैसे वीक सोसाइटी को हम जो गुड्स होते हैं वो फ्री में अवेलेबल करवा देते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन को, पर बदले में हमें उनसे कोई भी मॉनेटरी वैल्यू में कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा पेमेंट एज ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट टू वीक सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बाकी के ये पॉइंट भी आप रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेज ऑफ कंजप्शन, या ऑल ऑफ दिस। तो जो आपकी सर्कुलर फ्लो की इनकम की जो स्टेज है वो इस सबको ही कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टेक प्लेस। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किस किस में होता है, 2 सेक्टर इकोनॉमी में होता है, 3 सेक्टर इकोनॉमी में होता है, या ऑल ऑफ दीज में। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर रेफर्स एज। देखो आप क्या दे रहे हो, फैक्टर सर्विसेज दे रहे हो, तो ये आपकी क्या है, जब आप फैक्टर सर्विस देते हो तो आपका ये रियल फ्लो है, ठीक है, क्योंकि आप फैक्टर सर्विसेज दे रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपका क्या है, रियल फ्लो है। फिर हमारे शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय रियल फ्लो, एक्सप्लेन रियल फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी विद डायग्राम। तो आपको बताना है कि रियल फ्लो क्या होता है और डायग्राम के थ्रू उसको टू सेक्टर इकोनॉमी को आपको एक्सप्लेन करना है। टू सेक्टर इकोनॉमी में दो ही सेक्टर चलेंगे हमारे, कौन से, प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, और इसका डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ लीकेज एंड इंजेक्शन इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो लीकेज है हमारी सेविंग, इंजेक्शन हमारे क्या होता है, जब हम उसमें पेमेंट डालते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताना है। इन्वेस्टमेंट आपकी क्या हो जाती है, इंजेक्शन हो जाती है, लीकेज आपकी सेविंग हो जाती है। तो आप इन दोनों को कंसेप्ट को आपको क्लियर करना है कि सर्कुलर फ्लो में इनका क्या रोल है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। क्या बताने आपको, इनके दो बेसिक प्रिंसिपल बताने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाई इज देयर अ मॉनेटरी फ्लो अपोजिट टू रियल फ्लो। तो आपको पता ही है कि हमेशा जब मॉनेटरी फ्लो होता है वो किसके अपोजिट होता है, रियल फ्लो के होता है, क्योंकि देखो अगर हम देखिए बेटा ये चैप्टर आपने मनी वाले चैप्टर से भी थोड़ा सा क्लियर ले सकते हैं, उसका भी रेफरेंस ले सकते हैं हम कि जो मॉनेटरी फ्लो है वो अपोजिट क्यों होता है रियल फ्लो के, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ की जाती है, ठीक है। तो जब हम मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ करेंगे तो जब एक रियल फ्लो करेगा एक सेक्टर तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे वाला क्या करेगा, हमारा मॉनेटरी फ्लो करेगा, क्योंकि जब कोई चीज़ हमें एक वन साइडेड कोई चीज़ मिलेगी तो बदले में हम क्या देंगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में मनी। यही रीज़न है कि एक तरफ हमारा रियल फ्लो होता है और दूसरी तरफ हमारा मॉनेटरी फ्लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस टू सेक्टर मॉडल विद फाइनेंशियल सेक्टर। तो आपको टू सेक्टर मॉडल बताना है और उसके अंदर क्या इंक्लूड होना चाहिए, हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऐड करने की बात बताइए। इसको आप पहले बताएंगे कि टू सेक्टर इकोनॉमी में मॉडल में क्या क्या होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, हाउस होल्ड सेक्टर होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर कौन सा होता है, हाउस होल्ड सेक्टर कौन सा होता है, फाइनेंशियल सेक्टर कौन सा होता है, फिर डायग्राम से शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, व्हाई इट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो। तो आपको बताना है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है और इसको सर्कुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक सर्कल में ही चलता है वो, पहले पहले हाउस होल्ड सेक्टर सर्विसेज देता है तो उसको बदले में क्या मिलती है, पेमेंट मिलती है। फिर जो वो होता है प्रोड्यूसर होता है वो प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज देता है, ठीक है, बदले में फिर उसको पेमेंट मिलती है। तो ये सर्कुलर फ्लो कैसे हुआ, इस तरह से कि पहले हाउस होल्ड सेक्टर ने पैसे वो अपनी सर्विसेज दी, बदले में पैसे मिले, अब उन पैसों को वो कंजप्शन करेगा गुड्स खरीदने में, फिर गुड्स खरीदेगा तो गुड्स से दोबारा पैसे किसके पास चले गए, प्रोड्यूसर के पास, फिर प्रोड्यूसर उसको फैक्टर पेमेंट करेगा, फिर अब ये हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसे आ गए, फिर हाउस होल्ड सेक्टर कंजप्शन करेगा तो फिर से प्रोड्यूसर के पास चले गए, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको सर्कुलर फ्लो कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज सेविंग ट्रीटेड एज अ लीकेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट। लीकेज की तरह क्यों ट्रेड किया जाता है, इसलिए ट्रेड किया जाता है क्योंकि अगर हम सेविंग ही करते रहेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो आगे प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इसका एक बहुत अच्छे से आपके बुक में एक्सप्लेनेशन है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड अपॉन ईच अदर। वेरी सिंपल क्वेश्चन बट आप उसको बताओगे अच्छे से कि प्रोड्यूसर सेक्टर क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है, प्रोड्यूसर कैसे हाउस होल्ड सेक्टर पर डिपेंड है फैक्टर्स के लिए, सर्विस के लिए, ठीक है, और जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोड्यूसर पर कैसे डिपेंड है, गुड्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको उसको एक्सप्लेन करना है। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एग्रीगेट्स रिलेटेड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में कौन कौन से एग्रीगेट हैं उनसे रिलेटेड ये हमारा चैप्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। किस किस को हम इंक्लूड करते हैं, एरिया विद इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज, यस, हाई कमीशन एंड एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्रीज, नो, कंसल्टेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज, नो, मिलिट्री स्टेबलाइजमेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज, नो, ठीक है। तो सिर्फ कौन सा हम इंक्लूड करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरीज में, एरिया विद इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, ठीक है।
जब भी एम्बेसीज की बात आ जाती है बेटा, चाहे वो हमारी कंट्री में एम्बेसी, पर लेकिन क्योंकि दूसरे कंट्री की एम्बेसी है इसलिए हम उसको इंक्लूड कभी भी नहीं करते, ठीक है। ना ही कॉन्सुलेट्स ऑफ अदर कंट्रीज़ को इंक्लूड करते हैं, ना ही मिलिट्री स्टेबलाइजमेंट ऑफ अदर कंट्रीज़ को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट जीडीपी एट एमपी। आपको पता ही होगी इसकी फुल फॉर्म, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये ग्रॉस कंसेप्ट है, यस। जी है, इट इज़ अ डोमेस्टिक कंसेप्ट, यस, क्योंकि डी है डोमेस्टिक। इट इज़ अ सर्कुलेटेड एज मार्केट प्राइस, हाँ, क्योंकि यहाँ पे एमपी लिखा है, तो ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखिए बेटा, नॉट करेक्ट की बात की है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। पहले तो देख लेते हैं, एनएनपी की बात कर रहे हैं तो क्या ये ग्रॉस नेशनल, जहाँ पे भी ग्रॉस वर्ड है, देखिए बेटा दो में देखिए ग्रॉस वर्ड है, ठीक है। तो ध्यान देना, जब ग्रॉस से हमें नेट पे जाना होता है, क्योंकि ये नेट है, तो हम हमेशा डेप्रिशिएशन माइनस करते हैं। क्या करते हैं? डेप्रिशिएशन को माइनस। तो इधर प्लस किया हुआ है तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिशिएशन, यस, क्योंकि ग्रॉस से किस पे जाना है? मुझे नेट पे जाना है, और नेट जाने के लिए मैं डेप्रिशिएशन माइनस करूँगी। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, इसने लिखा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या होता है हमारा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नो, क्योंकि ये नेशनल इनकम की बात हो रही है ना बेटा, तो इसमें हम जो नेट फैक्टर इनकम है उसको ऐड करते हैं, ठीक है। फिर लिखा हुआ है नेट डोमेस्टिक, इसको आप करते हो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिशिएशन। तो बेटा अगर यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो ये तो हमारा जीडीपी हुआ, पर चाहिए तो हमें एनएनपी, ठीक है। तो जीडीपी से आपका जीएनपी तो बन जाए, जीडीपी से आपका एनडीपी तो बन जाएगा ये, अगर आप डेप्रिशिएशन माइनस करोगे, ठीक है। बट ये आपका डी से एन नहीं बनेगा, ठीक है, इसीलिए ये वाला कंसेप्ट भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे सही कंसेप्ट कौन सा है हमारा? ये वाला, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए आप क्या करेंगे? डेप्रिशिएशन लेस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एनएनपी एट एफसी इज एनएनपी एट एमपी माइनस एनआईटी, यस, ठीक है, क्योंकि जब भी हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं तो एनआईटी माइनस करते हैं। फिर है एनएनपी एट एफसी इज एनडीपी एट एफसी प्लस एनएफआईए, यस, ये भी करेक्ट है। इसके साथ बेटा मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि जो भी नेशनल इनकम के आपके अलग अलग मेथड से जो क्वेश्चंस हैं उनकी मैं अलग से वीडियो बना दूँगी, ताकि ये हेल्पफुल हो जाए, आप उनसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएँ। फिर नेक्स्ट है एनएनपी एट एफसी इज जीएनपी एट एफसी माइनस डेप्रिशिएशन, ये भी ट्रू है, तो ऑल ऑफ दीज। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी एनएनपी एट एफसी और नेशनल इनकम। हमें पता है ना नेशनल इनकम को हम एनएनपी एट एफसी भी कहते हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन विल ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम बी इक्वल टू ग्रॉस नेशनल इनकम। यहाँ पे क्या वर्ड है? डोमेस्टिक, यहाँ क्या है? नेशनल। ये दोनों बराबर कब होंगे? जब हमारा NFIA 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से जो पैसा आता है अगर वो 0, बाहर से पैसा कुछ आए ना, तो डोमेस्टिक इक्वल टू नेशनल। क्लियर? क्योंकि जब हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो हम NFIA ऐड करते हैं, जब NFIA 0 होगा तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको आप अच्छे से बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज नेशनल इनकम एट MP डिफरेंट फ्रॉम नेशनल इनकम एट FC। क्योंकि ये मार्केट प्राइस पे होता है बेटा, और ये हमारा फैक्टर कॉस्ट पे होता है, ठीक है। ये हमारा किस पे होता है? मार्केट प्राइस पे, ये हमारा फैक्टर कॉस्ट पे। यही डिफरेंस है किसमें? MP एट FC में। देन व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री? डेफिनेशन लिखनी है आपको। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री क्या कौन सा होता है? जो मोर देन 1 ईयर रहता है, और उसकी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपको पढ़ने हैं। फिर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि NDP एट MP एंड राइट इट्स फीचर। तो आपको जब भी समझना है कि कितना बड़ा क्या है तो आप शॉर्ट करके देख ले कि किसके बारे में पूछ रहा है? NDP एट MP के बारे में पूछ रहा है, और इसके फीचर्स कौन कौन से, ठीक है। फिर आपको शॉर्ट नोट लिखना है किस किस के ऊपर कि NNP एट FC क्या होते हैं? आपकी NNP एट FC आपकी नेशनल इनकम है। NFIA क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से हमें पैसा मिलता है। ये नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी। नेगेटिव कब होगा? जब हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। पॉजिटिव कब होगा? जब पेमेंट
आएगी, ठीक है। ट्रांसफ़र पेमेंट्स कौन सी होती है हमारी, जो गवर्नमेंट देती है किसको, वीक सेक्शन को, या फिर आप लगा सकते हैं किसी भी सेक्शन को देती है बट बदले में कुछ मिलता नहीं है। डेप्रिसिएशन आपको पता ही है, वियर एंड टियर, तो इन सब के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। इसका देने का मेन जो मेरा मोटिव है वो यही है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। किसके बारे में पूछ रहे हैं अब, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट FC, ठीक है, क्या होता है ये, और फिर इसके फीचर्स बताने हैं। आज के इस वीडियो में मैं इतना ही डालूंगी, और मेरा जो आपके रिमेनिंग चैप्टर्स है उसके लिए भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए और आप इससे अच्छे से अपने पेपर्स की तैयारी कर पाएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, आपको नहीं समझ में आ रहा है इसका आंसर क्या है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। थैंक यू।